हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों का शुरुआत किया था हमने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का, और हम पढ़ा रहे हैं अभी रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात, जिसका एग्जाम का डेट आ चुका है अक्टूबर में। और आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर होने वाला है, तीसरा लेक्चर, जिसमें दो लेक्चर हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में। तीन तरह की मैनेजमेंट की थ्योरी है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी। ये तीनों थ्योरी की चर्चा आज हम करेंगे, और उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से थ्योरीज दी हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सर, आपका ये सवाल हो सकता है कि सर आपका ये जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, आपका ये लेक्चर का नोट्स कहाँ मिलेगा। तो आइए उसके लिए हम चलते हैं कहाँ, क्लास में, और आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ कहां मिलेगा। तो ये क्या है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। देखिए यहां तक आज आपका कहानी खत्म हो जाएगा, न्यू क्लासिकल अप्रोच यहां तक है ना, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी ये तीन मत देखना, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सिस्टम, ये पूरा एक लेक्चर है। और अगर मैं इसको और डिटेल्ड पढ़ाऊं तो कम से कम 4-5 लेक्चर लग जाएंगे। लेकिन चूंकि आपको वही पढ़ाना है जो आपके एग्जाम में के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं इसमें एक लेक्चर में ही आज आपका ये खत्म करूंगा। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यकीन मानिए ये देखने के बाद आपको मैनेजमेंट की थ्योरी में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और कि सर आप ये पीडीएफ जो है इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा कॉमर्स वाला भैया बाय NWB, है ना, ये सर्च करिएगा इस नाम से। इस नाम से जैसे सर्च करिएगा आपको ये लोगो दिख जाएगा। ये लोगो जहां दिखे सर वो आपका ही है, क्योंकि ये ट्रेडमार्क लोगो है ना। तो चलिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो भाई यूट्यूब पे हैं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो पहले ये लाल वाला बटन दबा दीजिएगा और ये नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई वीडियो आए तो आप तक ये पहुंच जाए। फिर भी अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना हो तो व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक बात एकदम सिंपल तरीके से मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपके पिताजी होंगे? बिल्कुल है सर। आपके पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी होंगे? जी सर, बिल्कुल है। अब जो आपके दादाजी का थॉट है, जो आपके दादाजी का थॉट है, जिस प्रोसेस, जिस तरह से वो सोचते हैं, क्या आपके पिताजी भी ऐसा सोचते हैं? नहीं सर, बहुत फर्क है उसमें। आप, मेरे पिताजी थोड़े एडवांस हुए हैं, थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और आप बताना, आपके सोच में भी क्या आपके सोच और आपके पिताजी के सोच में फर्क है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो हम तीनों के सोच में फर्क है, उसी तरीके से यहां इवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का, और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग पीरियड में अलग अलग बातें कही हैं, बहुत सारी अलग अलग हो गई। हाँ जी, तो सबसे पहली जो पीढ़ी थी, आप ऐसे समझो कि जो सबसे पहली पीढ़ी थी, या उसको क्लासिकल, पुराना, सबसे ट्रेडिशनल थ्योरी कहा गया है। तो उसी में तीन तरह की थ्योरी है ना, तीन लोगों ने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया है, उसकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। न्यू क्लासिकल में दो थ्योरी की बात करी गई है, जहां होता है आपके पिताजी वाली सोच, है ना, मीडियम तो सोच, मिडिल वाला, और सबसे मॉडर्न सोच है, उसमें भी दो तरीके की थ्योरी की चर्चा हमें करनी है, ठीक है, और वो भी करेंगे। मॉडर्न सोच हो गया आपका सोच एकदम बॉडी सॉडी डोले शोले बनाना है, जिम जाना, ये वो, है ना, फन करना, इंस्टा रील्स फेसबुक, पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग, है ना, वो सारी सोच। दादाजी को बोलो, दादाजी ने तो अपनी दादाजी को नहीं देखा था शादी से पहले, हैं, शादी के बाद उनको पता चला कि उनकी वाइफ ऐसे होने वाली है ना। और पापा के दौर तक भाई साहब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को देख लेते थे। अब तो लिविंग में रहते हैं, है ना, नालायक लोग। चलो खैर, तो ये सोच आप फर्क समझ पा रहे हो? तो उसको तो ट्रेडिशनल, उसके बाद क्लासिकल जिसको बोलते हैं, उसके बाद न्यू क्लासिकल, देन आता है मॉडर्न थ्योरी। आइए शुरू करते हैं, क्या कहता है मॉडर्न थ्योरी। तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कह रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी फर्निशेस अ जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द एक्सप्लेनिंग अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर पैटर्न्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो बताती है कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रही है, ठीक है ना, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा है, किस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल रही है, ठीक है, किस प्रोसेस में चलती है, ठीक है। आइए, कह रहा है इट ऑल्सो फर्निशेस अ साइंटिफिक बेस फॉर मैनेजरियल एक्शंस फॉर प्रिडिक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर विद अ व्यू टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और
वही कह रहा है कि ये इस बात को भी फर्निश करता है कि साइंटिफिक बेस मैनेजर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का, उसको इन्फ्लुएंस करने का, कैसे वो लोगों को काम करवाते हैं, इस बात पे भी ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा होती है। तो ऐसे ही थ्योरी कुछ बनाई गई है। कह रहा है इट ऑल्सो इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की भी हम स्टडी करते हैं। फंक्शनिंग, काम का फंक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात हमें क्या बोला परफॉर्मेंस के साथ साथ हम बिहेवियर को भी चेक करते हैं कि एक इंडिविजुअल का और ग्रुप का बिहेवियर क्या है। सो कह रहा है अकॉर्डिंग टू जो केली, भाई साहब राइटर है, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, definitions, propositions that present a systematic view of behavior. Organizational theory is a set of propositions which seeks to of individuals, groups, subgroups interacting in some relatively pattern explain how individual sequence of activity and the intent which is goal directed। तो एक बात अगर मैं इसको घुमा फिरा के अगर मैं समरी में कहूं तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, किसी एक इंसान का पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है इसको देखने का नजरिया। एकदम सिंपल में, जैसे मेरी दुकान है, अब मेरी दुकान मैं कैसे चलाऊं, मैं एक आदमी, मैं मेरे अपने दुकान में 50 स्टाफ रखा है, मैं 50 को एक बार में कुछ डायरेक्शन दे दूं या इंडिविजुअल बेसिस पे समझाऊं, वो तो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज भी ऐसे बनी है ना। आइए तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं किसका, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज का। तो क्लासिफिकेशन करने के बाद 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। एक है क्लासिकल थ्योरीज, जिसको ट्रेडिशनल थ्योरीज भी कहा जाता है, जिसमें 3 लोगों ने अहम भूमिका निभाई है और आज भी इस पे काम होता है। एक है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा फेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। और तीसरा है वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। तो मैक्स वेबर ने इसको दिया है और ये तीनों थ्योरी से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाना है। 110% लिख के ले लो, मैं एग्रीमेंट करने को तैयार हूं, पूछा जाना है। चलिए उसके बाद है दूसरा थ्योरी होता है न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसको बिहेवियरल थ्योरीज कहते हैं, कि पहला जो थ्योरी था उसके बेस पर क्या बिहेवियर रहा उसमें, जिसमें 2 थ्योरी आती है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियरल साइंस थ्योरी। दोनों को अल्टन मायो ने दिया था, दोनों थ्योरी को अल्टन मायो ने दिया था। हॉथर ने एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी चर्चा भी हम क्लास में करेंगे। आइए तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसमें हमें सिस्टम थ्योरी पढ़ना है और क्वांटिजेंसी थ्योरी पढ़ना है। क्वांटिटेटिव थ्योरी भी एक है जिसमें क्वांटिटी की बात होती है, तो ये मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो इतना इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं क्लासिकल थ्योरी पे, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है देखिएगा, तो क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यूज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन वाज व्यूड एज ए मशीन एंड ह्यूमन बीइंग्स एज ए कंपोनेंट्स ऑफ दैट मशीन। देखो अगर मैं क्लासिकल थ्योरी को समराइज करूं तो उसका एक ही पर्पस निकलेगा। क्या पर्पस निकलेगा कि जो क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन थे उसको मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, ठीक है। जैसे एक मशीन वैसे ह्यूमन आया, काम किया, गया, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम, बस यही काम था मेन किसका, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। इसमें अलग अलग लोगों के थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है द क्लासिकल थ्योरी इज बिगिनिंग ऑफ दिस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी क्या था, शुरुआत थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिस्टमैटिक स्टडी करनी चाहिए। आइए उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिकल अप्रोच इज द ओल्डेस्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट विच बिगन अराउंड 80-50 एंड कंटिन्यूड इन 1920s। तो बोल रहा है ये सारा ये जो है सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट आपका क्या है स्कूल ऑफ थॉट है, जो शुरुआत 1850 में हुआ और कंटिन्यू 1920 तक रहा। इट्स मेनली कंसर्न विद द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कह रहा है विच वर द आउटकम केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो क्लासिकल अप्रोच जो है वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन लेके आया है ना, जिसका मतलब सिंपल सा बात है कि भाई हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है वर्कर्स को और वर्कर्स को मशीन की तरह ट्रीट करना है, ह्यूमन बीइंग्स उनको नहीं समझना है। बात खत्म। चलिए तो कह रहा है क्लासिकल अप्रोच मेनली लुक्स फॉर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इन द स्ट्राइविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। क्लासिकल अप्रोच इंक्लूड्स साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक
मैनेजमेंट। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। F.W. टेलर है जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया, बेसिकली इसको इंजीनियर्स अप्रोच कहा गया है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, साइंटिफिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट है। बॉर्न कब हुए? 1856 में जर्मन टाउन में हुए थे, पेनिसलाविया में। ऑब्जर्व्ड विद ऑर्डर्ड एंड कंट्रोल पीस रेट सिस्टम पे इन्होंने ध्यान दिया था। फिलॉसफी नोन एज टेलरिज्म। डाइड, वो चल गए नानी घर 1915 में है, 1915 में ये चले गया ऊपर। तो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहता है कि इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो कि एक वर्कर कितना प्रोडक्टिविटी दे सकता है। इसीलिए इसने फंक्शनल फोरमैनशिप को भी दिया था। हम पढ़ेंगे आगे कि 8 वर्कर होंगे जो सिर्फ एक लोग को क्या करेंगे? गाइड करेंगे। सोचो 8 लोग और एक आदमी को गाइड कर रहा है, वो इंसान कितना कंफ्यूज हुआ होगा। बोले हम बोल रहे हैं ये करो, वो बोल रहा है वो करो, वो बोल रहा है, एक ही आदमी और 8 लोग गाइड करने वाले, है ना। ये अपने परिवार वाली सिचुएशन याद करो, नाना जी ये, दादाजी ये, मामा जी ये, काका जी ये और अदर लोग ये, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है? तो तुम्हारा दिमाग सड़ रहा होता है, ठीक है। चलो उसके बाद है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब क्या कह रहा है ये ध्यान से समझिएगा। कह रहा है he is known as the father of scientific management. He started his career as apprentice machinist in a small machine shop in USA 1875. By his handwork, hard work होना चाहिए. By his hard work, he could go up the chief engineer in the organization. तो देखिए ये जो टेलर साहब थे ये चीफ मैकेनिस्ट थे, ठीक है, और ये इन्होंने अपनी मेहनत से फिर ये चीफ इंजीनियर भी बन गए उसी ऑर्गेनाइजेशन का। और अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मीन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं भाई साहब मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि आप जाने कि कैसे आप किसी चीज को कर सकते हैं और करवा सकते हैं, और ये भी देखें कि कोई भी चीज को कितना बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे करा सकते हैं। चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ टूल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोला, आइए देखिए। सबसे पहले बोला इन्होंने सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। तो सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग का क्या मतलब है? आप मुझे कोई मुझे बताएगा? कह रहा है टेलर, देखो ध्यान समझिएगा, कह रहा है टेलर एम्फसाइज्ड द सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल डूइंग ऑफ द वर्क। इन अदर वर्ड्स प्लानिंग शुड बी लेफ्ट to the supervisor and the worker should concentrate only the operational work। तो ये बात बोला कि काम करने को और प्लान करने को, ये दोनों को अलग कर दिया इसने, ठीक है। बोला प्लान जो करना होगा ना वो कर लेगा कोई और जो काम करना है सिर्फ उसको काम ही पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके अलावा किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। इसीलिए इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करी। फंक्शनल फोरमैनशिप में बोला कि 8 तरीके के लोग होंगे। 8 में से पहले 2 तरीके के बताया। एक उन्होंने बोला कि प्लानिंग वाले होंगे और एक काम करने वाले होंगे। देखो कह रहा है टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस इन दिस सिस्टम। 8% आर इन्वॉल्व टू द डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। देखो 8% इन्वॉल्व है किसके लिए? डायरेक्ट करने के लिए, निर्देश देने के लिए। और out of these 4% are concerned with the planning, that is route clerk, instruction card and clerk and time and cost clerk and disciplinarian, ठीक है। and the remaining 4% are concerned with the doing aspect of job। फिर देखो 4 लोग प्लानिंग के लिए और 4 लोग काम करने के लिए। काम करने के लिए कौन होगा? स्पीड बॉस होगा, इंस्पेक्टर होगा, गैंग बॉस होगा, और एक इसको डिसिप्लिनियन भी उसी में रखा गया, सॉरी इंस्पेक्टर उसमें रखा गया। कहा गया? स्पीड बॉस, हाँ ठीक है, इंस्पेक्टर उसमें रखा गया। एक इंस्पेक्टर होगा जो उसकी जांच पड़ताल करते रहेगा। तो ये 4 इसमें होंगे और बाकी के 4 प्लानिंग वाले में होंगे। आइए देखिएगा, कह रहा मेंटेनेंस फॉर्मेट इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि थोड़ा जान लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक इंसान केवल एक ही इंसान को कमांड दे सकता है। अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे पढ़िए, वेल एंड गुड। आप मेरे से भी पढ़ेंगे, किसी और से भी पढ़ेंगे, किसी और से पढ़ेंगे, 5, 7, 8 टीचर से एक साथ पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज होंगे, है ना, किनका वाला पढ़ें। तो इसीलिए किसी एक टीचर से पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ये अप्रोच कहता है, ठीक है। हाँ जी, अब आइए देखिए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, और उसके बाद क्या है?
उसके बाद एक है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यहीं पे आएगा, आप ये जो काम वाला है ना, यहाँ पे इंस्पेक्टर। एक्चुअली इंस्पेक्टर को इसलिए प्लानिंग में रखा गया है क्योंकि ये इंस्पेक्टर मिलके प्लान करके फिर उन पर नजर रखेगा, तो इसीलिए बोल रहा द पर्सन हु विल वर्क इन द फैक्ट्री आर जो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और डिसिप्लिनरी, ये लोग होंगे जो मिलके काम करेंगे। तो ये बात बस इतना ही याद रखो यार, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, याद रखो फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात करी किसने, सर आपके FW टेलर ने, और उन्होंने ये बोला 8 लोग को मिलकर एक आदमी को निर्देश देंगे, 4 आदमी होंगे प्लानिंग के लिए और 4 आदमी होंगे काम करने के लिए। तो ये बात क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि रूट, कलर, इंस्ट्रक्शन, टाइम एंड कॉस्ट के साथ एक और कौन सा होगा जो प्लानिंग में होगा, ऐसा पूछा सकता है, या ऐसा कौन सा होगा जो काम करने में होगा। तो ये 4 है, याद कर लीजिएगा। मैं एक बार बता दूं, रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर, ठीक है, और सॉफ्ट डिसिप्लिनरी, ये जो 4 होगा ना प्लानिंग के लिए होगा, ये डिसिप्लिनरी है ना, ये 4th नंबर, ये 3rd, ये 2 और ये 1, ये 4 जो होंगे वो होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ किसके, प्लानिंग के लिए, और बाकी जो होगा वो होगा प्रोडक्शन इंचार्ज, मतलब काम करने के लिए, और ये जो 4 होंगे एक साथ प्रोडक्शन काम करने के लिए। ठीक है, तो इसको बस याद कर लेना। चलिए, अब है कि जॉब को एनालिसिस करने की बात भी कही है उन्होंने कि भाई आप जॉब करवा तो रहे हो लेकिन उसका काम कराने का एक तरीका होता है, उस तरीके को जरूर एनालिसिस करो। कह रहा है इट इज यूजफुल टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब इज वन व्हिच रिक्वायर्स द लीस्ट मूवमेंट, consequently less time and cost, and the best way of doing the things can be determined by the taking of type, motion and fatigue studies। तो बोल रहा है, देखिए ये क्या बोला कि बेस्ट वे क्या है काम करने का, कि आप बिना मूवमेंट के, बिना टाइम गवाए, बिना काम गवाए आप काम कर सकते हैं। फिर बोला कि बेस्ट वे डूइंग क्या है, बेस्ट वे काम करने का कि आप मोशन, फटीग और टाइम को मैनेज करते हुए काम कर सकते हैं। टाइम स्टडी क्या करता है, टाइम स्टडी बोला एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लो कि हमको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा काम करना है तो 8 घंटा करना है, उस हिसाब से आप काम करोगे तो काम बन जाएगा। मोशन स्टडी, देखिए सिर्फ आप काम करने के साथ साथ आपको ये अप्रिशिएशन भी देना होगा, मोशंस आपके साथ, इमोशंस के साथ आपको काम करवाना होगा, तभी वो काम करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इन्वॉल्व स्टडी ऑफ मूवमेंट्स इन अ पार्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व डूइंग अ जॉब देयरबाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मूवमेंट्स। तो मोशन, अगर आप मोशन की स्टडी करेंगे तो आपके व्यर्थ जो टाइम जाता है इधर उधर में वो बच जाएगा। और तीसरा है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का क्या मतलब हुआ कि आप काम के बीच में जैसे गैप लो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू काम करे जा रहे हो फिर आप थक जाओगे और प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाओगे। अगर आप 8 घंटे का काम है तो उसमें से आधा घंटे का गैप ले सकते हो, 1 घंटे का गैप ले सकते हो, टिफिन लो, खाओ पियो, थोड़ा सा रेस्ट लो, तो फिर काम करो। तो यही बात कहा है इसने, जॉब एनालिसिस की बात करी है जिसमें टाइम, मोशन और फटीग स्टडी की बात कही गई है। अब आ जाइए, कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन की बात की गई है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि अलग अलग काम के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर देना। जैसे कह रहा है एज फार एज पॉसिबल द स्टैंडर्डाइजेशन शुड बी मेंटेन्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स, पीरियड ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे चीज के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, ये भी जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सारे काम जो हरे वाले लिखे हैं वो किसने कहे हैं, सर ये टेलर का कहा हुआ चीज है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल फॉर्मेनशिप ही था। अब चलिए और क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी आपको देना चाहिए, इकोनॉमी एंड प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय, हाँ देखिए अगर आप वेस्टेज को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी भी मजबूत होती है। मेंटल रिवोल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है, कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपेंड्स द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, फॉर दिस कोऑपरेशन देयर शुड बी मेंटल चेंज इन बोथ पार्टीज फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन। तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले या कौन वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके रखें, इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो आपके कोऑपरेशन में बदल जाएंगे और फिर आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये क्या सर, ये हो गया आपका इसके फीचर्स, किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बात ध्यान से रखिएगा, 6 प्रिंसिपल है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, देखिए, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद अ साइंस, एक हार्मोनी इन द ग्रुप ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 2
कॉपरेशन मैनेजमेंट 3, मैक्सिमम आउटपुट 4, यही 4 आपको ध्यान, सॉरी 5 है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स ये 5, यही 5 याद रखना है। इसी 5 में से 3 उठा के पूछ देगा, बोलेगा कौन कौन सा है, 3 या 4 उठा के पूछ देगा, बोलेगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। समझ में आ गई? तो अगर हम इसको कंप्लीट करें, अगर इसको हम एक शॉर्ट टर्म में समझें, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में बात करी गई है कि कैसे किसी इंडिविजुअल वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए बाय गिविंग 8 पर्सन्स इन अ सिंगल हैंड। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्या हाँ नहीं, 8 को 1 पर्सन को 8 हैंड्स में देखकर बात किया जाए कि 1 पर्सन 8 आदमी से डायरेक्शन मिल रहा होगा उसको और 8 आदमी उसको डायरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए अब दूसरा जो सिद्धांत है वो हेनरी फेयल का है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहा जाता है। ये देख रहे हो हेनरी फेयल चाचा, ये चाचा जी, दाढ़ी वाले चाचा, है ना। कह रहा है while Taylor was concerned with the line managers and scientific methods, Fayol attention was directed the activities of all managers। तो जो टेलर ने बोला लाइन मैनेजर साइंटिफिक मेथड की बात की, वहीं फेयोल बोला कि एक्टिविटीज देखो मैनेजर्स का कैसे करते हैं। ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर एट द लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। ही डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट कुड बी टॉट इन द स्कूल्स एंड अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन। आज भी इस पे काम किया जाता है। जो इन्होंने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, 14 सिद्धांत आपसे पूछे ही जाएंगे, कोई रोकने वाला इसमें नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो एक एक करके इसकी चर्चा हम करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो क्या है पहला बोल रहा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए क्या ये इन्होंने कहा कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, काम को बांट देंगे, अगर काम को बांटेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगा, और स्पेशलाइजेशन आएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? अगर एक कपड़े सिलने की कपड़ा का, जैसे ये सिर्फ टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कोई बटन लगा दे, कोई सिल दे, कोई काट दे, तो अगर आप एक एक इंसान को एक एक काम देते जाएंगे तो उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी और फिर वो काम बहुत फास्ट तरीके से करेगा। आर यू एग्री और नॉट? यस सर, एग्री। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बहुत बहुत अच्छी चीज है आपको समझने के लिए। बोला आप पावर दीजिए ताकि सामने वाला क्या कर सके, उस पावर को डेलिबरेट कर सके, है ना, पावर को दे सके किसी और को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। सो बोल रहा है ऑथोरिटी क्या, ऑफिशियल राइट मिल जाता है किसी किसी चीज का मैनेजर को, और वो मैनेजर फिर लोगों से काम करवाता है। तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या कि एक पर्सन जो ऑफिशियल राइट होल्ड किए हुए है और दूसरा पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को करना, इसीलिए बोलते हैं ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीबरेट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर काम अच्छे से होगा। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। कह रहा है ऑथोरिटी इज द ऑफिशियल राइट ऑफ द मैनेजर, बिल्कुल ऑफिशियल राइट है। इट कम्स टू हिम बाय वर्च्यू ऑफ द हिज ऑफिशियल पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज द ड्यूटी ऑफ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट टू अकाउंट फॉर द वर्क डन बाय हिम। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑथोरिटी मैनेजर होता है, वो काम सबको देता है और काम करवाना भी जानता है कि भाई काम कैसे करवाना है। ये दो पोजीशन होना ही चाहिए। तीसरा बोला डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोल रहा है कि अगर डिसिप्लिन में काम करवाए, ठीक है, बोला हर कुछ डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन में काम करवाए तो आपके सुपरवाइजर अच्छे होंगे, है ना, क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होगा, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होगी। देखिए कहता है फेयर सेज दैट एम्प्लॉइज मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन बाय दी बीइंग ओबीडिएंट बाय अप्लाइंग देमसेल्फ फुली इन द टास्क अंडरटेकन बाय बीइंग एनर्जेटिक एंड द लीडर मस्ट बी एफिशिएंट टू इन्फोर्स डिसिप्लिन। तो हर चीज का एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन में काम हो कि अगर काम किया, आपने मेहनत करी, तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने डिसिप्लिन की बात करी। अब आ जाइए यूनिटी ऑफ कमांड। अभी बात कर रहे थे ना कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक आदमी सिर्फ एक इंसान को कमांड दे सकता है। आइए कह रहा एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द वन सुपीरियर ओनली एंड इज अकाउंटेबल टू हिम अलोन। इफ देयर आर टू सुपीरियर्स फॉर एन एम्प्लॉय he will not know whom he should report to and whose orders he should कैरी आउट फर्स्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है, बोल रहा है एक एम्प्लॉय को रिसीव एक ही ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर रिसीव करना चाहिए सिर्फ एक ही सीनियर से। अगर एक या ज्यादा सीनियर से वो ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसका रिपोर्ट को मानना है, किसका ऑर्डर को नहीं करना है और किसका ऑर्डर को कैरी आउट करके लेके आना है। बात समझ में आई जी। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ
कि एक ही ऑब्जेक्टिव आपका भी होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की होना चाहिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद आपकी खुद के ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं वन लीडरशिप वन प्लान, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वही जो हर वर्कर्स है उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलिए, कह रहा है इच ग्रुप activities having the same objective should have one head and one plan. The efforts of all the members of departments must be directed towards the attainment of the that department target. तो ये बात सिंपल है कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में जो सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड वन प्लान या वन लीडर वन प्लान बोलते हैं इसको। उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट। ये देखो, इसका मतलब है ना, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर लाइफ में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दी फेयोल, इन्होंने क्या बोला, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना गोल को हटाइए साइड में, पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वैल्यू करिए, फिर अपना गोल लेके आइए। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद देखो क्या, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी बेस्ड ऑन द कॉमन इंटरेस्ट, this should be maintained by the constant supervisor fair agreement। उसके बाद है 7 नंबर, remuneration of the personnel। बोल रहा है, देखिए कोई भी इंसान काम करता है ना, पैसे के लिए काम करता है, एग्री? हाँ जी सर। तो अगर आप इनको फेयर और सही तरीके से रेम्युनरेशन देंगे ना, तो वो भी आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देंगे अपने काम में। देखिए सॉरी, कह रहा है remuneration payable to the employees should be fair and should be give maximum satisfaction to both the employees and the employers। it should be based on the cost of living, financial position of the company etc। तो ये क्या बोला भाई साहब, ऐसा है जो रिम्यूनरेशन है वो बिल्कुल फेयर और सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, तभी जो लोग हैं वो काम अच्छे से करेंगे। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ बताइए? तो उठ रहा है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखिए कह रहा, द अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटीज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन मतलब आप ऐसे समझो कि केंद्र की सरकार हम लोग कहते हैं, तो क्या मतलब एक ही हेड है वो, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपको अलग अलग लोग मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से चलती है, एक तो सेंट्रलाइजेशन जिसका हेड एक ही और वही डिसीजन लेता हो, और एक डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, मैनेजर्स वगैरह सब कोई डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ सेंट्रलाइजेशन की बात करी गई है। उसके बाद है जी स्केलर। स्केलर क्या होता है, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट में आना। हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्या सर, जो एम्प्लॉय है ना वो हाईएस्ट से लोवेस्ट में अगर आप देखेंगे, सुपीरियर टू जूनियर्स है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर चेन। कह रहा है चेन ऑफ द सुपीरियर्स ranking from the highest to the lowest level of the in the organization। every communication should follow the prescribed line of authority, gangplank। if E wants to communicate anything to I, then it will be root color DBAFG। if I wants to convey the information to E, then it will pass through the HFABCD। ठीक है, तो देखो ये स्केलर चेन का बात समझो। बात सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपको बात पहुंचानी है ना आपके दादाजी तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पापा को बोलना पड़ेगा, पापा आपके फिर आपके पापा से बात करेंगे, दैट्स इट। और गैंग प्लैंक एक वर्ड आता है, गैंग प्लैंक बोलते हैं लेवल जंपिंग को। गैंग प्लैंक मतलब लेवल जंपिंग, मतलब आप क्या किया, आपने प्रिंसिपल से जाके शिकायत नहीं की, डायरेक्ट जाके वीसी को कंप्लेन कर दिया। अगर आप पढ़ रहे हो कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने ना प्रिंसिपल को बोला, ना एचओडी को बोला, ना टीचर्स को बोला, डायरेक्ट जाके वीसी से कंप्लेन कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं गैंग प्लैंक, लेवल जंपिंग। उसके बाद है ऑर्डर। क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आपको कि हर एक चीज आपको एक ही छत के नीचे मिल जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर। टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मींस एवरीथिंग इन इट्स प्लेस इन ऑर्डर टू अवॉइड द लॉस ऑफ मटेरियल। सोशल ऑर्डर मींस द सिलेक्शन ऑफ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब देखिए दो तरह का ऑर्डर होता है, एक होता है मटेरियल ऑर्डर, एक होता है जी सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का कहने का मतलब हुआ कि आपने सही इंसान को सही तरीके से राइट जॉब के लिए सेलेक्ट किया होगा, तो आपका ये काम बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा मटेरियल ऑर्डर मतलब हर कुछ अपने प्लेस पे होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा भी जाता है एवरीथिंग इन इट्स राइट एंड इन इट्स राइट प्लेस। तो ये वर्ड किसने दिया है? तो तब इस यहाँ पे आप कहोगे कि ये कहा गया है फेयल चाचा के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्वल भावना।
फेयर, काइंडनेस एंड जस्टिस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय देयर मैनेजर्स। तो मैनेजर जब भी ट्रीट करे तो सबको इक्वली ट्रीट करे, है ना, बात समझ में आई? जी सर। और द मैनेजर शैल बी इम्पार्शियल देयर डीलिंग्स विद देयर सबऑर्डिनेट। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल। ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्थिरता दिखेगी लोगों को, मतलब स्टेबिलिटी दिखेगा कि वो आप उसको कंटिन्यूअसली वर्क पे रख लोगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। लेकिन आपने अगर 6 महीना रखा, 6 महीना निकाल दिया, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या होगी? खराब होगी, लोग वहां काम नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव लेने का मतलब हुआ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपन चीज, ओपन थॉट लेने को तैयार हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं उनकी जो थॉट है उनको आप एक्सेप्ट करें, उनको दें, उनको इनिशिएट करने का मौका दें, तब उनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? अच्छे तरीके से चलेगी। कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिम द फ्रीडम टू थिंक एंड द एक्ट इज व्हाट इनिशिएटिव। तो देख रहे हो, कह रहा है कि आप सोचने का जो है, सोचने का टाइम दें, सोचने का अलग तरीका, फ्रीडम दें, तो वो फिर क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। फिर है स्पिरिट डिकॉस, मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, टीम स्पिरिट बोलते हैं इसको। ये इस पे भी काम करना चाहिए। अगर टीम स्पिरिट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिखा पा रहे हो तो ये बेस्ट है, इससे ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस बढ़ जाती है। तो ये था जी 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पक्का पूछेगा इससे, ठीक है। चलिए, और तीसरी जो क्लासिकल थ्योरी है उसको कहा जाता है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ठीक है ना। मैक्स वेबर ने, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया रैशनल लीगल अथॉरिटी सिस्टम टू मैनेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इन्होंने ना ये बस इतना इसमें जान लीजिए, इन्होंने सिर्फ रूल्स रेगुलेशन की बात की। होते ना, एक अपने घर में होते हैं रूल्स रेगुलेशन वाला फौजी चाचा हो गए हैं, है ना, या फिर कोई बोलते हैं जो बहुत रूल्स रेगुलेशन मानता है, तो वैसे वो चाचा थे कि ये कहना, इनका कहना था कि भाई साहब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन होना ही चाहिए, फॉर्मल रूल रेगुलेशन, इनफॉर्मल चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए कह रहा है इन अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन द सबऑर्डिनेट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स बट कांट अपील if they feel lead. On the other hand, in traditional structure the authority was diffused. Rules are exhaustive. Rules क्या है? exhaustive होना चाहिए, stable होना चाहिए, employees can learn them easily. employee जो है उसको आसान से सीखे। Further the organization records them in the permanent फाइल्स। उसके बाद क्या बोला? पर्सनल प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम द ऑफिस प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी बहुत अलग है ऑफिस प्रॉपर्टी से। सो आल्सो मींस द प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन बिलोंग टू द ऑफिस। तो ये इन्होंने बस इसी की बात करी है यार, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल चीजों की, ये गवर्नमेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली बने हैं। चलिए, his model characterized by division of work, rules regulation, hierarchy of authority, technical competition, record keeping और impersonal relation। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल। बस तो मेन आपको 14 प्रिंसिपल्स याद रखना है, इसका बेस याद रखना है। देखो पहला वाला इंजीनियर्स अप्रोच था, लेकिन कौन सा? सर FW टेलर वाला, ठीक है। दूसरा जो आया फेयोल, हेनरी फेयोल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की बात की। इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये 14 प्रिंसिपल्स हैं तो आप अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए उसके बाद है न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब देखो ये आप तुम्हारे दादाजी वाली सोच गई, अब आ रही है तुम्हारे पप्पा वाली सोच, ठीक है, जिसको हम लोग न्यू क्लासिकल थ्योरी कहते हैं, जिसको बिहेवियरल थ्योरी भी कहा जाता है। तो पहली वाली थ्योरी में तो ह्यूमन पे ध्यान नहीं दिया गया था, पहली वाली थ्योरी में बोला गया था ह्यूमन मशीन की तरह है, तीनों के तीनों में, है ना। लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरी, पहली थ्योरी ऐसी बनी जिसमें ये कहा गया नहीं, ह्यूमन भी इंसान है, उसको मशीन की तरह ट्रीट मत किया जाए, उसको ह्यूमन नीड्स को देखा जाए, उनके सेटिस्फेक्शन को देखा जाए, उनकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए, और इसी तरीके से यहाँ थ्योरी बनाई गई। तो कह रहा है दिस थ्योरी फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलोंग विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स पे भी ध्यान दिया गया। शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम द वर्कप्लेस कंडीशन टू द ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। देखो पहले था प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, उससे आप शिफ्ट किस में हुए? ऑर्गेनाइजेशन पीपल ओरिएंटेड अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन सारी शिफ्ट हुई। वर्क प्लेस कंडीशन से ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आप ध्यान दिया गया, जिसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज आई। पहला है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और दूसरा है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो हॉथॉर्ने एक्सपेरिमेंट में हुआ, जिसमें मैं इसका ना अभी देखो ये 5 चीजें हैं अभी, ठीक है, मैं पांचों नहीं, मैं आपको बेस बताऊंगा इसका कि क्या बात है, और उसी से सवाल पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा हॉथॉर्ने एक्सपेरिमेंट किसने किया? अल्टन मायो। तो पहला है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बाय अल्टन मायो। अल्टन मायो ने क्या बोला? बोला भाई साहब ऐसा है
कि वर्कर्स के मोरल को बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ओवरऑल बढ़ेगी, और वर्कर्स के मोरल को कम करोगे तो भाई साहब प्रोडक्टिविटी हमेशा घटी हुई रहेगी। सो कह रहा है हाथोर्न एक्सपेरिमेंट, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, रिले असेंबल, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू प्रोग्राम, बैंक वायरिंग ग्रुप ऑब्जर्वेशन, इसको हाथोर्न एक्सपेरिमेंट कहा गया। ये 5 तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए, इसको हाथोर्न एक्सपेरिमेंट कहा गया। वर कंडक्टेड इन द 4 स्टेजेस, दीज आर गिवन बिलो। 4 स्टेज में होगा ये देखो, मैं वो 4 आप एक बार ना, मैं इसको इसलिए दे दिया कि एक बार आप इसको पढ़ना, ठीक है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। अब मैं ना आपको इसका फैक्ट्स बताता हूं कि इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बात की। ये देखिए इसके फाइंडिंग्स क्या रहे हैं। कह रहा फाइंडिंग्स ऑफ हाथोर्ने एक्सपेरिमेंट, द फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ हाथोर्ने एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन की इंपॉर्टेंस को यहां ध्यान में रखा। आइए, कह रहा सोशल फैक्टर्स सच ए रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन मोर देन फिजिकल फैक्टर्स। तो जो फिजिकल फैक्टर से ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात की, सोशल फैक्टर पे ज्यादा उसको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला। सोशल फैक्टर रिकॉग्निशन मतलब ह्यूमन की इंपॉर्टेंस पे ध्यान दिया गया। दूसरा क्या निकल के आया? दूसरा निकल के आया कि मॉनेटरी इंसेंटिव डू नॉट इंड्यूस अ वर्कर वर्किंग इन अ ग्रुप इंक्रीज आउटपुट। तो बोल रहा है अगर आप कितना भी पैसा दे दो और सिंगल काम करा लो ना, काम कमी होगा, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में काम करा दे और इंसेंटिव नहीं भी दे रहे हो ना, तो काम ज्यादा अच्छा होगा। ही केयर्स मोर फॉर द फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट ऑफ हिज कोवर्कर्स। तो बोल रहा है क्योंकि वो 5-6 लोग अगर काम एक साथ करेंगे तो अपने दोस्तों की भी चिंता करेंगे, पूछेंगे, समाचार पूछेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर काम बन जाएगा। तो ये कहां क्या आ गया है? सेकंड न्यू क्लासिकल थ्योरी में। देखो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है। यहाँ आप जितने लोग देख रहे होंगे ना, किसी एक पॉइंट को सारे लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, तो वही अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें करी है। अब आइए थर्ड नंबर, कह रहा वर्कर्स डू नॉट रिएक्ट एज इंडिविजुअल्स बट मेंबर ऑफ ग्रुप। तो बोर्ड वर्कर्स रिएक्ट नहीं करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर, लेकिन मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप पे रिएक्ट करते हैं। नो वर्कर वांट टू इनकर इल विल और डिस्प्लेजर ऑफ हिज कोवर्कर्स। तो बोर्ड कोई भी वर्कर्स ये नहीं चाहता कि उसके काम करने के साथ जो सहपाठी है वो बीमार रहे, डिस्प्लेजर में रहे, है ना, ये चीज कोई नहीं चाहता। कह रहा एन इंडिविजुअल इन ए ग्रुप एक्सेप्टेड एज ए लीडर बाय द अदर मेंबर्स, सच इनफॉर्मल लीडर is able to guide and influence the co-worker। तो इंडिविजुअल ग्रुप क्या है? एक्सेप्टेड एज ए लीडर बाय अदर मेंबर्स, है ना, जो एक ग्रुप है उसमें से एक्सेप्ट करता है सामने वाले को एक लीडर के तौर पर। तो ये 5 फैक्टर्स निकल के आए हैं हाथोर्ने एक्सपेरिमेंट से। कह रहा व्हाट इनकरेज वर्कर्स मोर इज फीलिंग दैट हिज व्यूज एंड द सजेशंस आर हेड बाय द मैनेजमेंट। तो देखो हाँ एक चीज और है, इसमें क्या बोला ऐसा बात है भाई कि जो वर्कर्स से आपका सजेशंस लिया जाता है ना मैनेजमेंट के द्वारा, वो वर्कर्स को इनकरेज करते हैं, ना कि अदर कोई इंसेंटिव और अदर चीजें। तो मिला जुला के अगर टोटल 5 में देखोगे ना, तो ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात है, एक ह्यूमन की इंपॉर्टेंस की बात की गई है कि एक ह्यूमन कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, अब आ जाइए दूसरी थ्योरी जो है बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ये भी अल्टन मायो नहीं दिया है, लेकिन इस थ्योरी में इन्होंने 3 तरह की बात की। मतलब बिहेवियर हम इंडिविजुअल भी चेक करेंगे, ग्रुप में भी चेक करेंगे, है ना, और दोनों को एक साथ भी चेक किया जाएगा। तो कह रहा है इट अप्लाइज साइंटिफिक विजन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, द कांसेप्ट्स फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी आर अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये तीनों साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को अप्लाई किया गया ह्यूमन बिहेवियर के लिए। साइकोलॉजी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तो इंडिविजुअल बिहेवियर को जो स्टडी किया गया उसको साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी मतलब समाज ग्रुप में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की गई, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब दोनों इंडिविजुअल बेसिस पर भी और मेंबर्स पे भी और ग्रुप कॉन्सेप्ट पे भी, है ना। तो ये 3 चीजों पे इन्होंने बात करी है। चलिए अब आ जाइए जी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी आज की थ्योरी, आपका दौर, है ना, वो क्या बात कर रहा है? ये इन्होंने कहा, हाँ सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी में थोड़ी थोड़ी चीजें, 2 तरह की थ्योरी यहाँ भी है। इन्होंने क्या कहा, बोला भाई साहब ऐसा है ना, कोई भी चीज फिक्स नहीं होता, हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है। तो पहला आया सिस्टम थ्योरी। आइए देखते हैं। कह रहा दिस थ्योरी आर रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंट चेंजेस, दे व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनेमिक ओपन सिस्टम, हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने हर जो पिछला थ्योरी न्यू क्लासिकल और क्लासिकल पढ़े उसमें हर किसी ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया। यहां इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक जैसा सब होता है, ठीक है, सब अलग है, सब डायनेमिक है, सब में चेंजेस जरूरी है। कह रहा मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ड्रॉ नॉलेज फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से बिजनेस प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी की बात की गई है, डाइवर्स सिचुएशनल। दे फोरकास्ट एनवायरनमेंट
changes through the scientific techniques and discount them to present business situation. These theories include, तो सबसे पहला क्या है, सिस्टम थ्योरी बाय चर्चमैन वेस्ट। किसने दिया है, चर्चमैन वेस्ट ने। इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, एज पर दिस अप्रोच द ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड फ्रॉम ए सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, द मेन एलिमेंट सिस्टम आर एज फॉलोज। तो इन्होंने सिस्टमैटिक थ्योरी में बोला कि हर चीज अगर सिस्टम से चले ना, तरीके से चले ना, तो वही बेस्ट होता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्गेनाइजेशनल एज ए पर्पसफुल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स। तो आप एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्ट करके चलें, एक दूसरे से सब डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करें तो इजीली काम बन जाएगा। ठीक है, कह रहा द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम्स, द पोजीशन एंड द फंक्शन ऑफ ईच सब सिस्टम कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड ओनली इन अ रिलेशन इन टू द अदर सब सिस्टम एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। सिनर्जी इफेक्ट देने की बात की गई है यहाँ, क्या किसकी बात की गई है, सिनर्जी इफेक्ट। कह रहा एवरी सिस्टम हैज ए बाउंड्री दैट सेपरेट इट फ्रॉम द इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ बात की गई, बोला भाई साहब हर चीज को एक दूसरे से कोरिलेट के करो ना, जैसे शर्ट ही चलना है तो भाई कोई सिलाई कट कर रहा है तो उसके साथ बटन बना रहा है, कोई कुछ और काम, कोई तो कनेक्ट करो, हर डिपार्टमेंट को दूसरे से कनेक्ट करो, तो वो सिस्टम के साथ काम करोगे तो बात बन जाएगी। दूसरा है कंटिजेंसी अप्रोच, ये इसको सिचुएशनल अप्रोच कहा गया है। किसने दिया, लॉरेंस ने और पॉल हर्टे ने। ठीक है, तो सिचुएशनल अप्रोच क्या कहता है, ये बात नहीं, बोला कोई भी चीज का एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, जस्ट अपोजिट टू दी क्लासिकल थ्योरी। यहाँ बोला हर चीज का सिचुएशन अलग होता है, एक प्रॉब्लम का एक ही सिचुएशन नहीं हो सकता, हर प्रॉब्लम का अलग अलग सिचुएशन होता है। कहता द व्यू दैट द मैनेजमेंट टेक्निक द बेस्ट कंट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट वेरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, इट इज कॉल्ड अ सिचुएशनल अप्रोच। बात समझ में आई जी सर? तो एक बार रिवीजन कर लिया जाएगा फटाफट, चलिए सर रिवीजन कर लेते हैं, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि क्या क्या किस किस की बात है। आइए, तो सब तीन तरीके का अप्रोच, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी। सर सबसे पहले क्लासिकल की बात करते हैं। क्लासिकल में साइंटिफिक अप्रोच है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच किसने दिया भाई, FW टेलर ने। इनकी बात क्या थी, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है कि फोकस कहां पे किया है, हर एक बंदा काम करेगा, उसके पीछे 8 तरीके के लोग होंगे, 4 लोग प्लानिंग के लिए होंगे, 4 लोग काम करने वाले। ठीक है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करी गई है क्लासिकल में ही, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कही है हेनरी फेयोल ने। उसके बाद है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जिन्होंने बात करी कि यहाँ पे सब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सारी चीजें चलती है, बिना रूल्स बिना रेगुलेशन कुछ नहीं होता है, ये टोटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जा रही है। किसने बोला, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, वेबर ने दिया है। ठीक है, अब आइए न्यू क्लासिकल में, यहाँ पे हाउथर्ने एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें 2 तरीके की थ्योरी आई। कौन सा, एक तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एक है बिहेवियरल थ्योरी। ह्यूमन थ्योरी जो थी वो बात कर रही है भाई साहब कि ह्यूमन एस्पेक्ट की, कि ह्यूमन की नीड को समझा जाए, ह्यूमन की एनर्जी को समझा जाए, एस्पेक्ट्स को समझा जाए। और बिहेवियर में बात किया गया, बिहेवियरल थ्योरी में इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, होल पर्सपेक्टिव और ग्रुप के साथ, ये तीनों पर्सपेक्टिव की बात कीजिए, एंथ्रोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसफी, ये तीनों की बात करी गई। उसी तरह और तीसरा बात है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में क्या किया गया, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जो है आपका चर्चमैन वेस्ट ने दिया था, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भाई साहब ऐसा है, हर चीज अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, एक दूसरे से लिंक्ड में रहे तो बात बन जाएगी। और कंटीजेंसी अप्रोच कहती है कि कोई भी चीज का एक सिंपल साधारण प्रॉब्लम नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल प्रॉब्लम क्या बोलते हैं आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सिचुएशनल अप्रोच कहा गया है कि हर सिचुएशन के अनुसार उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। लीजिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। याद देखो, इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करिए, है ना, क्योंकि ये चीजें आपको फ्री में मिल रही है, हालांकि इसके बहुत ज्यादा पैसे लोग चार्ज करते हैं। तो थोड़ा सा शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, है ना, और बाकी रेड वाला बटन दबा ही देना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।